हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी सीरीज़ के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम 29 तारीख की पीआईबी का डिस्कशन करेंगे। 29 का मतलब आज की तारीख है, लेकिन हम एक दिन पहले की पीआईबी का डिस्कशन करते हैं। 28 तारीख की होगी और उसके अलावा एक दो आर्टिकल हमारे पहले के भी बचे हुए थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और आप सबके कुछ कॉमन सवाल थे कि नोट्स कैसे बनाए जाएं। अभी मेरे पास में नोट्स अवेलेबल नहीं है। यदि मेरे पास में अवेलेबल हुए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। और उसके अलावा अभी के लिए आप जान लो कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी नोट्स की बनाने की ये होनी चाहिए कि आप डिजिटली यदि आप साउंड हो तो वो बनाओ। यदि आप डिजिटली साउंड नहीं हो तो आप हैंड रिटन बनाओ। उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि नोट्स के चार डिवाइड करके, और ऐसा कोशिश करो कि नोट्स को, सिलेबस को अलग अलग चार पार्टों के अंदर बांट के, जीएस पेपर 1 2 3 4 के हिसाब से। और आपको ये दिमाग के अंदर होना चाहिए कि ये टॉपिक है, कौन से टॉपिक के अंदर आएगा, सब टॉपिक में आएगा। तो इसके लिए आपको सिलेबस को रटा हुआ होना जरूरी है। सबसे पहले दिमाग के अंदर वही आना चाहिए कि ये टॉपिक है, ये इस पार्ट के अंदर आएगा। ठीक है। उसके अलावा आपको पीवाईक्यू के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पीवाईक्यू अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। आपकी टेबल के ऊपर, स्टडी टेबल पे प्री और मेंस दोनों के पीवाईक्यू हैं, वो रखे होने चाहिए। उससे आपको पता रहेगा कि ये चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। और कोशिश करो, यदि वैसा नहीं है तो चार नोटबुक बना लो अलग अलग। यदि अपनों को 1 साल लगेगा ये चीज़ें ऐड करते करते, तो चार नोटबुक अलग अलग बना सकते हो। फिर उसके बाद में यदि और भी अलग तरीके से करना है आपको, तो ये है कि आप लूज पेपर होते हैं, जो A4 साइज के पेपर आते हैं, तो उनको भी यूज़ में ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप ऐड वगैरह करना चाहते हो तो वो नोटबुक के अंदर अच्छे से ऐड नहीं हो पाएंगे। उसके अंदर यदि A4 साइज होगा तो आप फाइलें बना के रखो जीएस पेपर 1 2 3 4 के हिसाब से, और उसके अंदर वो नोट्स डालते रहो। ऐसा कर सकते हो। ठीक है। और कोशिश करो कि उनको शॉर्ट से शॉर्ट बनाओ, कीवर्ड वगैरह डाल के, डायग्राम बना के कि ये वाला डायग्राम है तो इसको मैं यहीं पे ही लगाऊंगा, ये एथिक्स के अंदर ये एक केस स्टडी है तो ये ऐसे आती है तो मैं इसको ऐसे यूज़ में लूँगा। इस तरीके से आप साथ साथ में दिमाग अपना यूज़ में लेते हुए बनाते रहो। ठीक है। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। फिर एक दो सवाल और थे, जैसे न्यूज़पेपर अलग से करना होगा क्या। हाँ, तो बिल्कुल आपको न्यूज़पेपर अलग से करना होगा, क्योंकि जो पीआईबी के अंदर न्यूज़ आती है वो न्यूज़पेपर में नहीं आती हैं, और न्यूज़पेपर में है वो कुछ चीज़ें पीआईबी के अंदर भी नहीं मिलेंगी। इसलिए आपको दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और एक करेक्शन था, जो परसों की हमारी लेक्चर हुआ था उसके अंदर जो मैंने 9वीं अनुसूची बता दिया था गलती से। पैसा एक्ट से संबंधित एक आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, बिरसा मुंडा वाला आर्टिकल था उसके अंदर। तो उसमें 9वीं अनुसूची नहीं थी, वो 9वां भाग बोलना चाह रहा था, वो गलती से बोला गया है, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है। अभी 10 जून से मेंस आंसर राइटिंग शुरू होने वाली है। और पिछले साल भी लगभग 3000 के समथिंग बच्चे थे, टू बी एग्जैक्ट 2900 के समथिंग बच्चे थे। और सब ने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया था। आप हमारी ऐप के ऊपर जाके, ऐप स्टोर पे आप जाके चेक कर सकते हो, उसके अंदर रिव्यू वगैरह लिखे हुए हैं, उसको हम मिटा भी नहीं सकते। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो कि कितने अच्छे अच्छे बच्चों ने रिव्यू दिए हैं ऐप के ऊपर, कि हमारा प्रोग्राम है तो कैसा चल रहा है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर करवाई जाती हैं। वो सब कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बता रखा है। ठीक है। और ये 6 महीने तक आपको आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। 6 महीने का आपको एक अलग अलग शेड्यूल बना के टारगेटेड तरीके से आपको मेंस की आंसर राइटिंग करवाई जाएगी। और आप देखना कि आप जो पहले दिन आंसर लिखोगे और एक महीने बाद में जो आंसर लिखोगे, उसके अंदर दिन रात का अंतर होगा। और जैसे प्रीलिम्स के अंदर तो क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत एमसीक्यू की प्रैक्टिस वगैरह साथ साथ में करते रहते हो, लेकिन आप क्या है कि मेंस के अंदर आंसर राइटिंग नहीं करते हो। और यदि एक अच्छा मेंटर, जिन्होंने 4 इंटरव्यू दे रखे हैं, यदि वो आपके साथ में लग के, साथ में रेगुलर डेडिकेटली आपके साथ में तैयारी करे, आपको बताता रहे साथ साथ में कि आपको कैसे करना है और क्या सुधार कर सकते हो, आपसे लाइव चैट जो टेलीग्राम के थ्रू होती है उसके अंदर आप जाके उसको उनसे बात कर सकते हो। तो यदि लाइव मेंटर मेंटर आपके साथ में है तो आपको है ना कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि कोई एग्जाम को पास करने के लिए, स्पेशली यूपीएससी के लिए। आप कम से कम एक बार भरोसा जरूर दिखा के देखना। और ये टेस्ट सीरीज वगैरह, इसके अंदर लाइव आंसर राइटिंग करवाई जाती है आपको। ठीक है। और ऑडियो फीडबैक दिए जाएंगे। आप जाके स्टडी विद डीजे ऐप है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज पहला आर्टिकल है AICS से संबंधित। AICS, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस। ये भारत की सबसे पुरानी शोध संस्थान है, जो 1876 के अंदर महेंद्र लाल सरकार नाम था उनका, उन्होंने इसको बनाया था। और उसके बाद में अलग अलग जो हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं, जैसे मेघनाथ शाह हैं, रमन है, सीवी रमन है, जगदीश चंद्र बोस हैं, इस तरीके से काफ़ी वैज्ञानिकों ने यहाँ पे शोध किया। और उनकी ऐसे जन्मस्थली भी मानी जाती है कि उन्होंने यहीं से ही अपनी शोध की शुरुआत की थी। ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक मिनिस्टर है हमारे, तो ये यहाँ पे गए थे।
इसका 150वां स्थापना दिवस है। हमें पता है कि 150वां, 100वां, 10वां, 20वां ऐसे कुछ वर्ष होते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो ये 150वां वर्षगांठ दिवस था। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। AICS है, तो ये महेंद्र लाल सरकार है, इनके द्वारा बनाई गई थी, 1876 के अंदर बनाई गई थी। ठीक है, और ये हैं जो रामकृष्ण है, विवेकानंद के जो गुरु हैं, तो उनके ये निजी चिकित्सक थे, महेंद्र सरकार हैं जो। ठीक है, और फिर उसके बाद में और देख लेते हैं इसमें क्या है। ये एशिया का पहला शोध संस्थान है, एशिया का पहला शोध संस्थान है ये। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में जैसे महान वैज्ञानिक कौन कौन से इससे जुड़े हुए थे, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ शाह, सत्येंद्र नाथ बोस और सीवी रमन। जगदीश चंद्र बोस के बारे में आप जानते होंगे यदि, इन्होंने क्रिस्कोग्राफ की खोज की थी। क्रिस्कोग्राफ क्या है कि जो पौधे हैं उनकी वृद्धि को दिखाना और उनकी संवेदनशीलता है कि मतलब उनके अंदर लाइफ है या नहीं है, उसको दिखाने का काम ये क्रिस्कोग्राफ किया था। तो इन्होंने ये खोज की थी कि पौधों के अंदर लाइफ होती है, ये इन्होंने ही बताया था। फिर उसके बाद में मेघनाथ शाह हैं, तो शाह आयोनाइजेशन इक्वेशन इन्होंने बनाई थी। शाह आयोनाइजेशन इक्वेशन इन्होंने बनाई थी, जो तारों के संबंधित तारे हैं उनसे संबंधित इन्होंने खोज की थी। ठीक है, फिर उसके बाद में सत्येंद्र नाथ बोस हैं। बोस के बारे में आपको पता है, बोसोन कण, हिग्न बोसोन आपने नाम सुना होगा, तो उस कण की इन्होंने खोज की थी। फिर इन्होंने आइंस्टीन के साथ में भी मिलकर काम किया था। उसके बाद में सीवी रमन है, तो सीवी रमन के बारे में तो आपको सबको पता ही है, रमन इफेक्ट की खोज की थी। ठीक है, इन्हीं के नाम से विज्ञान दिवस, इन्हीं के जो जन्म दिवस है उसको विज्ञान दिवस के तौर पे हम पूरे भारत के अंदर मनाते हैं। फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है रमन इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो रमन इफेक्ट क्या है, जैसे मान लो एक प्रकाश की तरंग है और वो कोई पारदर्शी परत से निकलती है, गुजरती है, जैसे मान लो बर्फ है या फिर पानी है, उससे गुजरती है, तो उसकी वेवलेंथ के अंदर चेंज होता है। वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, मैंने आपको बताया था। तो वेवलेंथ के अंदर चेंज होता है, और उसके बाद में जैसे मान लो उसके अंदर कलर वगैरह भी देता है वो। तो ये सब दिखाने का जो तरीका था वो रमन इफेक्ट के थ्रू ही था। और ये रमन इफेक्ट की वजह से ही जो दवाइयां हैं, दवाइयों की शुद्धता का पता चलता है हमें आज, और फोरेंसिक जांच होती हैं, फोरेंसिक साइंस है, इसके अंदर भी यूज आती है ये रमन इफेक्ट। ठीक है, तो ये रमन प्रभाव के बारे में थोड़ा सा बता रखा है, मैंने ज्यादा बताया इसको। फिर वर्तमान अनुसंधान, जैसे यहाँ पे क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी, AI वगैरह, मशीन लर्निंग, ऐसे अलग अलग सेक्टर के अंदर शोध चलते रहते हैं। और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शोध है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये एक रेयर आनुवंशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जो बच्चों के अंदर या फिर ऐसे होता है। इसके अंदर क्या होता है कि डिस्ट्रोफिन नाम से एक प्रोटीन होता है, उसकी कमी होती है। ठीक है, डिस्ट्रोफिन नाम के प्रोटीन की कमी होगी, उसकी वजह से क्या होगा कि जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। तो ये इसका जो उपचार है वो इन्होंने खोजा था यहाँ पे। ठीक है, वैज्ञानिकों द्वारा इसके उपचार विषैले अपशिष्ट निवारण, फोटो डिटेक्टर, बायोसेंसर, ऐसे काफी सारी चीजों के अंदर इन्होंने शोध कार्य किए हैं। उसके बाद जो हमारे मंत्री हैं, तो वो वहां पे जाके उन्होंने PECVD प्रणाली है उसका उद्घाटन किया है वहां पे। PECVD प्रणाली में क्या होता है, प्लाज्मा इनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन। मान लो कि ये एक मेटेलिक ग्लास टाइप में ऐसे होता है या सेमीकंडक्टर डिवाइस है, और इसके ऊपर एक पतली रसायन की, केमिकल की परत चढ़ा दी जाती है। तो ये क्या है कि जैसे LED है या इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर जो बैटरी वगैरह है, इन सब के अंदर ये काम आती है। जो सेमीकंडक्टर है, डिवाइसेज हैं, इनके अंदर ये काम आता है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, ऐसे काम आती है, और ये इंडिया की स्वदेशी है, मतलब इंडिजिनस है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके अंदर काफी महारत हासिल कर लेंगे। फिर एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, इसकी भी निर्माण की शुरुआत कर दी है भारत ने। ठीक है,
ये क्या होता है, पहले क्या है कि सोलर सेल थे तो वो क्रिस्टलाइन सोलर सेल होते थे। क्रिस्टलाइन का मतलब है कि पारंपरिक जो सोलर सेल थे वो काफी मोटे होते थे, उनको फोल्ड वगैरह भी नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी है ये एमोर्फस सिलिकॉन सोलर सेल। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे कांच वगैरह है, घर की खिड़कियां हैं, तो वहां पे भी लगाया जा सकता है इनको, या फिर कोई फोल्डेबल चीज है, घुमावदार चीज है, तो वहां पे भी ये सोलर प्लेट लगाई जा सकती हैं, और ये पतली भी होंगी। ठीक है, तो ये अशोक कुमार बरुआ थे। अशोक कुमार बरुआ हैं, ये पद्मश्री अवार्डी हैं, हालांकि अभी तो इनका निधन हो चुका है 2021 के समथिंग शायद। ठीक है, तो ये अशोक कुमार बरुआ है, तो इन्होंने इसकी खोज की थी और उसको अब लागू कर रही है सरकार। ठीक है, फिर उसके बाद रेटिना इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया गया है यहाँ पे। रेटिना इंक्यूबेशन सेंटर, आपको पता है इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है कि एक स्टार्टअप है तो उसको सारी सुविधाएं एक जगह प्रोवाइड की जा सकें, जैसे कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता भी मिले, और उसके अलावा जैसे उनको कुछ तकनीकी सहायता मिल सके, या फिर ऐसे ही कोई अलग अलग जो चीजें हैं तो वो एक ही जगह, एक इंक्यूबेशन सेंटर ऑफिस वाली जगह होगी ऐसे मान लो आप, और उसी के अंदर सारी चीजें, टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल रहा है आपको, और उसके अलावा जो हेल्प, कुछ भी हेल्प होती है आपकी स्टार्टअप से लेके, तो वो सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएं, तो उसको कहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, तो ये इंक्यूबेशन सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है वहां पे। अगला आर्टिकल इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से संबंधित है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, आईबीसी कोड है, 2016 के हैं, और इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए ये न्यूज़ है। और पीआईबी बैकग्राउंडर के अंदर आई है, तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 28 तारीख की ही न्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के अंदर अंतर क्या होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि कोई कंपनी या कोई व्यापारी है तो वो कोई ऋण वगैरह चुकाने के अंदर असमर्थ है, अपनी किस्तें नहीं भर पा रहा है, तो उसको इंसॉल्वेंट माना जाता है। फिर उसके बाद में वो कोर्ट के अंदर, यदि अगला जो ऋणदाता है वो जाता है, उसके बाद में कोर्ट है उसको ऐसे कह देता है कि ये पैसा नहीं चुकाने लायक है, और उसके बाद में वो बैंकरप्ट घोषित हो जाता है। मतलब लीगल तरीके से यदि है, यदि लीगली है, ये लीगली इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसको बैंकरप्ट कह देते हैं, ऐसा मान सकते हो आप। ठीक है, तो इसको पहले हम एक कहानी की तरीके से समझ लेते हैं कि पहले क्या होता था। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया था, उससे पहले क्या होता था और उसके बाद में क्या होता है। जैसे पहले क्या होता था कि एक साहूकार है, मान लो कि उसको एक कंपनी शुरू करनी है और 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो सीधा बैंक के पास में जाएगा, बैंक उसको ऋण देगा। शुरुआत में तो सब कुछ काम अच्छा चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी किस्तें चुकाना बंद कर देता है। तो बैंक है, तो बैंक उसके पास में जाके कहता है कि मुझे वापस ऋण दो, वापस चुकाओ उसको, किस्तों को चुकाओ, क्यों नहीं चुका रहे हो। लेकिन वो अपनी ऐश और आराम से अपनी गाड़ियों के अंदर घूम रहा है, आलीशान तरीके से रह रहा है, लेकिन वो किस्तें चुकाना बंद कर देता है। कुछ घाटा लग गया है उस वजह से या फिर किसी वजह से, लेकिन वो ऋण नहीं चुकाता है। तो पहले क्या होता था कि ये 10-15 साल तक ऐसे केस वगैरह चलते रहते थे और उस पर कोई कानूनी कार्यवाही तरीके से नहीं होती थी। अलग अलग केस थे, वो एक्ट थे, जैसे सारफेसी एक्ट है, ऐसे काफ़ी सारे एक्ट थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर इनको सॉल्व करने के अंदर 10 से 15 साल लग जाते थे। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया 2016 के अंदर। उसके अंदर क्या हुआ कि एक लीगल तरीके से, कि जैसे दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप उसको रिजोल्यूट करो या तो रिजोल्यूशन करो, और या इसका लिक्विडेशन करो। पहले रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू की जाती है। रिजोल्यूशन का मतलब है कि कंपनी और जो ऋणदाता है दोनों मिलके, जैसे मतलब बैंक है और जो व्यापारी है वो दोनों मिलके कोशिश करते हैं कि हम एक ऐसा प्लान बनाएं जिससे हमारा वापस ऋण आ सके, कि ऋण का कुछ परसेंटेज ही आ सके। मान लो पहले 13% के समथिंग ऋण वगैरह लगते थे, जो रेट है वो लगती थी, लेकिन हम ऐसे मान रहे हैं कि हम 5% के ऊपर भी यदि दे दे तो भी ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू की जाती है पहले तो। यदि उससे भी बात नहीं बनती, वो कह देता है कि व्यापारी है तो वो कह देता है कि भाई कंपनी है, वो कह देती है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं नहीं दूंगा, तो उसके बाद में उसकी जो संपत्तियां हैं उनको परिसमापन किया जाता है। लिक्विडेशन का हिंदी में होता है परिसमापन, कि मतलब लिक्विडेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है आईबीसी के अंदर, पूरा प्रोसेस है। जैसे सबसे पहले कंपनी है एक, ठीक है, तो कंपनी के खिलाफ जो ऋणदाता है, बैंक वगैरह हैं, वो सबसे पहले एनसीएलटी के अंदर जाएंगे। एनसीएलटी होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो कंपनियां ऋण नहीं देती हैं वापस, तो उनके लिए एनसीएलटी होता है। ठीक है, और एनसीएलटी के बाद में आपको पता होना चाहिए एनसीएलएटी, फिर हाई कोर्ट
और फिर सुप्रीम कोर्ट। इस तरीके से अपील कर सकती है कंपनी यदि उनके खिलाफ कोई फैसला जाता है तो सबसे पहले एनसीएलटी के पास में जाता है। तो एनसीएलटी यदि उसको स्वीकार कर लेगा तो एक रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू की जाएगी। मैंने अभी बताया आपको, रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू की जाएगी। उसके अंदर कंपनी और ये दोनों बैठ के बातचीत करेंगे, ऐसा मान लो आप। वो जैसे ही रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होगी तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाएगा। ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या होगा कि उस कंपनी को अब ये चलाएगा। ये एक वकील मान लो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट मान लो, इस तरीके से एक आदमी होता है, तो वो कंपनी को अब ये चलाएगा। क्योंकि कंपनी की वैल्यू है वो जैसे ही ये रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होता है उस टाइम पे कम ना हो जाए, कि कंपनी की वैल्यू है वो कम ना हो जाए और वो सारा प्रोसेस कंपनी अच्छे से चलती रहे, उसके लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो नियुक्त किया जाता है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो अब काम करेगा। फिर उसके बाद में एक समिति होती है, कंपनी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, कंपनी ऑफ क्रेडिटर कहते हैं इसको। तो ये क्या होती है, जैसे मान लो कि उसने एक ही बैंक से तो उधार लिया नहीं होगा, मान लो उसने एसबीआई से लिया है, पीएनबी से लिया है, एचडीएफसी से भी लिया है। तो इस तरीके से अलग अलग बैंकों से उसने उधार लिया हुआ है। तो ये जितने उधार देने वाले जो बैंक हैं जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए उसको उधार दिए थे, तो वो जितने भी बैंक हैं तो उनको मिला के एक कंपनी ऑफ क्रेडिटर बनती है ये। ठीक है, और ये जो फैसला लेगी उसका फैसला 66% से ऊपर होना चाहिए। 66% जो बहुमत होगा उसके आधार पे फैसला लेंगे। बहुमत ये नहीं है कि ये बैंकों का बहुमत होगा, जो जितना उन्होंने ऋण दिया है, मान लो कि 660 करोड़ यदि जिसने ऋण दिया है ना, उसकी बात मानी जाएगी। चाहे एसबीआई अकेले ने इतना दे रखा है तो उसकी बात मान लेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे फैसला किया जाता है कि भाई हम इसको दो तरीके से या तो रिजोल्यूट कर लेंगे, या रिजोल्यूशन नहीं हो रहा है तो उसके बाद में हम इसको लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये एनसीएलटी के साथ में वो काम चलता रहता है। एक इसके अंदर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड भी होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये है, ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है जो मैंने अभी बताया, जो वकील वगैरह ये है, तो इनको संभालता है। और जो इसके नियम वगैरह है, ये जो एक्ट है, ये संहिता है, तो इसके नियम वगैरह ये डिसाइड करने का काम ये इसका ही होता है। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है ये। ठीक है, तो ये हमने ऊपर ऊपर से इसको देख लिया है, अब इसके अंदर हम देखते हैं। आईबीसी क्या है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, 2016 में लागू हुआ था। ठीक है, और ये क्या है कि वित्तीय संकट के एकीकृत समयबद्ध ढांचे को करेगा, जैसे मतलब इंटीग्रेटेड एंड टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के अंदर करेगा। पहले क्या होता था, 10-15 साल लग जाते थे, लेकिन इसके लिए एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर इसको काम किया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे बड़ा बदलाव क्या किया है, जैसे ऋणदाता प्रेरित कर दिया है। जैसे पहले क्या होता था कि जो ऋण लेने वाला था, जैसे वो साहूकार है, तो उसके ऊपर रहता था कि वो कब देगा, लेकिन अब क्या है कि जो ऋण देने वाले हैं वो समाधान करेंगे, वो बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। कंपनी का अधिकार है वो अब हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, और इसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी, जैसे 180 दिन तो समय सीमा निर्धारित की थी, और कोई स्पेशल चांसेस हैं उनके अंदर 330 दिन तक इसको हाईएस्ट बढ़ाया जा सकता है। 330 दिन से ऊपर नहीं जाएगा ये कोई भी परिस्थिति के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, ये पेशेवरों जो ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं उनकी निगरानी करना और केंद्रीय नियामक है ये। ठीक है, दिवालिया पेशेवर है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, तो वो संकटग्रस्त कंपनियों की संपत्तियों का प्रबंधन और समाधान करेगा। ये मैंने बता दिया आपको। कंपनी ऑफ क्रेडिटर बता दिया, सीओसी होता है ये, कंपनी ऑफ क्रेडिटर ये होता है। ठीक है, तो ये कमेटी होती है जो जिन्होंने उधार दिया है वो सारे एक साथ मिलके ये कंपनी और कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएंगे। फिर उसके बाद में न्यायिक मंच एनसीएलटी है, एनसीएलएटी है, ये अपीलिएट ट्रिब्यूनल होता है ये। अब तक क्या सफलताएं रही हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हो। पहले क्या है कि जैसे सारफेसी एक्ट है या फिर लोक अदालत है, इसके माध्यम से भी किया जाता था, लेकिन उसकी बजाय अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है। तो इसने क्या क्या सफलताएं दिखाई हैं, ये अपने काम का नहीं है, बस ऐसे ही डाला हुआ है ये। अब क्या हुआ कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या था। तो इसके अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग संशोधन हुए हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, इसके जितने संशोधन कहीं भी नहीं हुए। ये कानून के अंदर कितना लचीलापन है ये आप देख सकते हो। जैसे 2016 के अंदर ये आया था, 2018 के अंदर पहला अमेंडमेंट, फिर उसके बाद 2020 के अंदर किया गया,
फिर 2021 के अंदर वापस किया और अब 2026 के अंदर। तो ये 26 वाला है, ये हमारे काम का है अभी, इसको हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, 2026 का एक्ट है, तो इसमें क्या है, पहली बात है कि परिचालन की चुनौतियां हैं। जैसे कुछ जटिल समस्याएं थी, उनको टाइम बाउंड कर दिया है। अभी भी क्या है कि जैसे आईबीसी कोड था, उसके अंदर जो 330 दिन बताए हुए थे, उससे भी ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन अब ऐसा किया गया है कि 330 दिन से ऊपर कोई भी हालत के अंदर आप ऊपर नहीं जाओगे। जटिल मामलों के अंदर भी है ना, आपको इसको पार नहीं करना है। यदि इसके अंदर भी देरी होती है तो जो एनसीएलटी है, तो उसको लिखित तौर पे आपको बताना पड़ेगा। देरी क्यों होती थी, एक तो पेंडेंसी है कोर्ट के अंदर, ठीक है, और भी कई कारण होते थे। फिर मुकदमेबाजी के अंदर देरी, शुरुआती कानूनों में कुछ शब्दों में विधिक स्पष्टता और कानूनी विवाद और देरी बढ़ती थी। फिर लिक्विडेशन में कमी, जैसे कि लिक्विडेशन नहीं होता था कंपनियों का, कि कंपनी है तो वो दिवालिया हो गई है, दिवालिया होने के बाद में लिक्विडेशन की प्रोसेस है तो वो बहुत धीरे हो जाती थी। सारा कुछ दे दिया है उनको, उन्होंने एनसीएलटी है तो उन्होंने वर्डिक्ट दे दिया है कि आपको लिक्विडेट करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी लिक्विडेट नहीं हो पाती थी। फिर समाधान, कि इसके लिए बेहतर दरों में संशोधन कर दिया गया है 2016 वाले में। अब 2026 के अंदर कौन कौन से संशोधन हुए हैं वो आप देख लो। जैसे सेवा प्रदाता है, कुछ ऐसी डेफिनेशन थी जिसका क्या है, लूप होल निकाल के, और जो कंपनी के जो ओनर थे तो वो ऐसा करते थे कि उसका लूप होल निकाल के बचने की कोशिश करते थे। तो अब जैसे सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन होंगे, कपटपूर्ण व्यापार किसको माना जाएगा, फिर जैसे टाल मटोल, लेन देन में टाल मटोल कर रहा है तो वो किसको माना जाएगा, ऐसी परिभाषाओं को स्पष्ट किया है इसके अंदर अभी, ठीक है। फिर उसके बाद में 14 दिन के अंदर एनसीएलटी है, यदि एनसीएलटी के पास में कोई देनदार है, देनदार मतलब बैंक होंगे, तो बैंक है, एनसीएलटी के पास में गए तो 14 दिन के अंदर उसको बताना पड़ेगा कि आप इसको ले रहे हो, निर्णय लोगे, अनिवार्य होगा आपको, या मना करने का लिखित कारण भी बताना होगा, ठीक है। फिर वापसी पर अनुशासन, तो क्या है कि एक बार मामला एनसीएलटी के अंदर चला गया है और कंपनी ऑफ क्रेडिटर है, उनके साथ में बातचीत करके और एक समाधान रिजोल्यूशन प्रोसेस वो बना लिया गया है। उसके बाद में आप यदि उनके साथ में जो लेनदार है और देनदार है, यदि आपस में समझौता करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वापसी पे कड़ा अनुशासन रहेगा कि बीच में वापस नहीं जा सकते आप। फिर मोरेटोरियम का विस्तार, इसका मतलब है कि मान लो कि एक बार जैसे कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो गया है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी कंपनी अच्छे से चलती रहे और कंपनी को बीच के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए, जैसे कोई दूसरा केस भी दायर नहीं कर दे। मान लो 3-4 कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अंदर मैंने बताया कि जैसे पीएनबी है, एसबीआई है, अलग अलग बैंक हैं, तो एक बैंक ने तो केस कर दिया और वो एनसीएलटी के अंदर मामला चल रहा है, और दूसरा बैंक है वो दूसरा केस करना चाहता है, तो दूसरा केस अब नहीं हो सकता, एक केस चल रहा है उसी का ही रिजोल्यूशन होगा। इसका मतलब ये है कि उसको वापस बार बार परेशान नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो ऋण लेने वाला है उसको बार बार नहीं परेशान किया जाएगा, ये बात है इसमें। उसके बाद अब दिवालियापन के अंदर, दिवालियापन में सीओसी का नियंत्रण, इसका मतलब है कि जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन के चरण के दौरान भी ऋणदाता निगरानी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर लिक्विडेटर बदल सकेंगे। कि मतलब पहले क्या होता था कि लिक्विडेटर है तो लिक्विडेट हो गया है, मान लो सब कुछ हो गया, कि आपको रिजोल्यूशन नहीं करना, रिजोल्यूशन नहीं करना है, आपको लिक्विडेशन करना है, मतलब आपको समाधान नहीं करना है उसका, इसको लिक्विडेट करना है। कि अब कंपनी है तो कंपनी की सारी एसेट हैं वो सारी बेच दी जाएंगी और उनसे जितना पैसा मिलेगा वो उसके बाद में जो बैंकों से ऋण लिया था वो दे दिया जाएगा, उससे, उसको कहते हैं लिक्विडेशन, परिसमापन, ठीक है। तो अब लिक्विडेशन प्रोसेस है, वहां तक मामला चला गया है और फिर भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जो ऋणदाता है, बैंक है, तो उनको पैसा फिर भी नहीं मिल रहा है, तो उनको ये अधिकार होगा कि वो दूसरे जो लिक्विडेशन की जो तरीके हैं वो भी अपना सकें। कि दूसरे लोग हैं, मान लो एक अधिकारी नियुक्त कर दिया कि वो लिक्विडेशन के लिए अधिकारी होगा, लेकिन वो अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है, टाइम लगा रहा है उसके कंपनी को लिक्विडेट करने के अंदर, तो अब दूसरे अधिकारी को वो नियुक्त कर सकते हैं, कंपनी ऑफ क्रेडिटर हैं, तो ये अब कर दिया गया है क्योंकि उनको जल्दी पैसा मिल सके वापस। फिर ऋणदाता नेतृत्व वाली सीधी प्रक्रिया, इसमें है कि निर्धारित सीमाओं के तहत ऋणदाताओं को सीधे विधिक मंजूरी के साथ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की छूट दी गई है, कि वो सीधे प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं अब ऋणदाता है वो। फिर गारंटरों की संपत्तियों का समावेशन, इसका मतलब है कि मान लो कि अलग अलग कंपनीज होती हैं, मान लो एक टाटा है, टाटा की अलग अलग हैं, जैसे कार भी बनाती है,
फिर उसके बाद में वो टीसीएस भी है उसकी, फिर उसके बाद में नमक भी है उसका, उसका तनिष्क भी है। ऐसे करके अलग अलग कंपनियां हैं। अब मान लो तनिष्क है, ये फेल हो जाए कंपनी और इस पे ये लिक्विडेशन प्रोसेस वगैरह ये सब कुछ चल रहा है, तो इसका गारंटर कौन है? टाटा ही है गारंटर। तो गारंटर है तो उसकी भी भूमिका रहे। पहले तो क्या है, तनिष्क को ही खत्म करके इसी से पैसा निकालने की कोशिश की जाती थी, लेकिन मान लो तनिष्क के अंदर पैसा है ही नहीं, पैसा ही नहीं है इनके पास में, तो ये दूसरी जो टाटा की कंपनियां है, इनसे पैसा निकाल के और इन बैंकों को दिया जा सके, इसके लिए ये बात है। ठीक है, तो गारंटरों की संपत्तियों का भी समावेशन किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद में पुनर्जीवन का अंतिम अवसर, कि कंपनी की परिसमापन यदि खत्म हो गया है, परिसमापन करने की बात पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी यदि कोई बड़ा प्रमोटर है, कोई दूसरा व्यापारी है, तो वो ऐसे कहता है कि मैं इस कंपनी को 1,000 करोड़ के अंदर ले लूंगा और आपके जो सारे पैसे हैं वो मैं चुका दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम पे भी ये प्रोसेस शुरू हो सकती है, उसको कंपनी को बेची जा सकती है। यदि सारी लिक्विडेशन की प्रोसेस वगैरह खत्म होने वाली है, उस टाइम पे भी बेची जा सकती है। ठीक, कि उससे बस इतना है कि बैंकों को पैसा मिल जाए, इसका मेन मोटिव ये है, और दोनों का एक रिजोल्यूशन प्रोसेस अच्छे से हो सके। अब इसका महत्व क्या है वो देख लो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना, न्यायिक सुगमता, संतुलित हित, कि मतलब न्यायिक सुगमता मतलब क्या है कि एनसीएलटी है तो उसकी न्यायिक प्रणाली है तो उस पर बोझ नहीं हो दूसरी चीजें। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ये भारत के अंदर जो वातावरण है वो अच्छा होगा। फिर संतुलित हित होंगे, तो निष्कर्ष वगैरह भी दे रखा है, वो आप देख लेना। फिर अगला आर्टिकल, प्रधानमंत्री मोदी हैं तो वो अलग अलग देशों की यात्रा पे गए थे, तो वहां के राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं तो उनको कुछ भेंट की थी, तो उससे संबंधित न्यूज है। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या क्या है जल्दी से। सबसे पहले उन्होंने गोंड पेंटिंग भेंट की है। गोंड पेंटिंग, जो स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस हैं विक्टोरिया, उनको ये गोंड पेंटिंग दी है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये जीआई टैग है इसके पास में। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश की है, इतना ही पता होना चाहिए हमें, और गोंड कम्युनिटी की है। फिर जैसे मूंगा रेशम है, मूंगा रेशम शॉल है, वो असम की है। आपको पता है कि जो रेशम है तो वो 4 टाइप की होती है भारत के अंदर, टसर है, ईरी है और मूंगा है, इस तरीके से। तो ये इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलेनी, तो इन्होंने प्रधानमंत्री ने भेंट की थी एक तो मूंगा रेशम की शॉल, तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूंगा रेशम कहाँ का है? असम का है। फिर शिरुई लिली शॉल है, ये मणिपुर का है। ठीक है, तो एक शिरुई लिली करके एक दुर्लभ पुष्प प्रजाति है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मणिपुर के अंदर ही मिलती है। ठीक है, तो उस पे आधारित है ये शिरुई लिली शॉल, तो वो भी इनको दिया था। फिर चकहाओ मतलब कि काला चावल है, ये मणिपुर का है, ये भी जीआई टैग मिला हुआ है इसको। और ये यूए की जो राजमाता थी, क्वीन थी, तो उनको दिया था इन्होंने, जो पौष्टिक चावल है ये। फिर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित है, और ये निवेश सहायता पोर्टल है, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माइटी है ये, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, कि जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस वगैरह हो जाए। निवेश सहायता पोर्टल, जो निवेशक है जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, उनकी शिकायत वगैरह वो हो सकें, और सरकारी योजनाएं हैं तो उनको उनको जानकारी एक साथ में मिल सके, उसके लिए है निवेशक सहायता पोर्टल। ठीक है, फिर अगली न्यूज है पीएम वाणी से संबंधित। आपको पता है पीएम वाणी है तो वो जो इंटरनेट हॉटस्पॉट है, अलग अलग जगह सरकार जैसे हॉटस्पॉट वगैरह प्रोवाइड करवाती है, तो उससे संबंधित है पीएम वाणी। तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पीएम वाणी है तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, दूरसंचार मंत्रालय है, उसकी न्यूज है ये। ठीक है, फिर जैसे उसकी ये स्कीम भी उसी की है, जैसे बड़े पैमाने पे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए ये पहल है, और एक सुरक्षित इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सके उसके लिए है। जैसे इसमें अभी क्या है कि क्यूआर बेस्ड लॉगिन चालू कर दिया है, और सरकार ने ये बताया है कि क्यूआर के थ्रू आप इसको लॉगिन कर सकते हो। फिर एक SSID करके ऐसे कुछ होगा, तो उससे क्या है कि आपको सुरक्षा मिलेगी, कि आपको पता चलेगा कि ये कोई अनसिक्योर है, वो नहीं है, जो इंटरनेट है अनसिक्योर नहीं है, सिक्योर आप प्लेटफॉर्म पे आप लॉगिन कर रहे हो, वाईफाई कनेक्शन ले रहे हो। ये पीएम वाणी उससे संबंधित है, इंटरनेट प्रोवाइड के समथिंग है। ठीक है, फिर लचीले अल्पावधि प्लान, जैसे शॉर्ट टर्म प्लान है, 15 मिनट के लिए यूज लेना चाह रहे हो, 30 मिनट के लिए या 60 मिनट के लिए आप कहीं गए हुए हो और आपको हॉटस्पॉट चाहिए, तो वो इतने मिनट के लिए आप लेना चाह रहे हो, तो पीएम वाणी
ब्रांडिंग की गई है उसकी, जो SSID मानकीकरण द्वारा किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद में अगली न्यूज है त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल। ये मिशन है, इसको क्वीन पाइनएप्पल है, इसको बढ़ावा देने के लिए तो आपको पता होना चाहिए ये GI टैग है इसके पास में, और त्रिपुरा क्वीन है, ठीक है, ये त्रिपुरा का है ये, बस ठीक है। उसके अलावा अभी जो अंडर-23 एशियाई चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर प्रदर्शन अच्छा रहा है भारत का, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी है। तो आपको पता है स्पोर्ट्स से संबंधित कोई न्यूज आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है अपने, तो इसके लिए हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर भारत ने 4 स्वर्ण पदक और 9 पदक जीते हैं। टोटल 9 जीते हैं, उनमें से 4 स्वर्ण पदक हैं अंडर-23 के अंदर, और ये वियतनाम के अंदर हुआ था अंडर-23, ठीक है। और ग्रीको रोमन टीम है, इसने भी 8 पदक जीते थे। अब ये क्या है कि फ्री स्टाइल कुश्ती अलग होती है और ग्रीको रोमन है वो अलग होती है। फ्री स्टाइल में क्या होता है कि आपको शरीर के ऊपर और नीचे दोनों जगह से आप पकड़ के गिरा सकते हो, और इसके अंदर नहीं होता। ये मैं जनरल नॉलेज वैसे ही बता रहा हूं आपको, फ्री स्टाइल कुश्ती है तो उसके अंदर नहीं होता, दोनों के अंदर यही डिफरेंस है। फिर एक न्यूज है, ये नीचे मैंने अलग से लिख दिया था, इसको इंग्लिश के अंदर मैंने नहीं लिखा है, कि भारत चावल के अंदर नंबर 1 बन गया है। ये हमारे मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, तो उन्होंने बताया कि भारत कृषि, पहले तो निर्यात के अंदर तो पहला था ही, ये आपको पता होना चाहिए कि निर्यात के अंदर भारत फर्स्ट था। अब उत्पादन के अंदर भी दुनिया का नंबर 1 बन गया है और चीन को पीछे छोड़ दिया है, ये आपको पता होना चाहिए, अलग न्यूज है। उसके बाद सूर्य किरण से संबंधित है, सूर्य किरण एरोबेटिक। जैसे आप देखते हो कि कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे लाल किला पे हो रहा है, तो एक एरोबेटिक वायु सेना वाले जो लोग हैं तो वो लाल मतलब तिरंगे की वो शेप के अंदर वो बनाते हैं और एक्रोबेटिक करते हैं, तो उसके लिए ये सूर्य किरण है, ये अलग अलग देशों के अंदर जाके करती है, और ये 30 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं सूर्य किरण के, तो उससे संबंधित न्यूज है। बस अपनों को जल्दी जल्दी देखना है, ये इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जैसे 1996 के अंदर बीदर के अंदर इसको स्थापित किया गया था, 800 से ज्यादा ये हवाई प्रदर्शन कर चुके हैं, और ये कौन सा विमान का यूज लेते हैं, MK-132 विमान को उड़ाते हैं ये 3 चीज ही देखनी थी। प्री का एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आज IBC से संबंधित, फिर मेंस का भी IBC से संबंधित है क्वेश्चन एक है, इसको आप सॉल्व करना। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और हो सकता है कि आज कल हमारा वीडियो ना आए, सैटरडे है, और आज तक जब तक मैंने अभी वीडियो बना रहा हूं तब तक शाम तक अभी कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सैटरडे, संडे और ये फ्राइडे, ये 3 दिन की न्यूज़ मंडे को हम एक साथ में कवर कर लेंगे। हो सकता है वो वीडियो थोड़ा लंबा कर लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि उस दिन ये तीन दिन का हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं, थैंक यू।